हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का जो अगस्त 2022 का एडिशन है, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है अब। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2022 का जो अगस्त का प्रतियोगिता दर्पण है, इसमें जो इम्पोर्टेंट सार संग्रह दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लगभग 160 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगस्त 2022 के एडिशन में दिए हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम ले लो, प्रतियोगिता दर्पण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन मानी जाती है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के कुछ क्वेश्चन हैं इनसे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सीरिया का एक राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। तो आपको बताना है कि जो डायमेकस राजदूत था सीरिया का, ये किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, बिंदुसार एक मौर्य शासक था, इसके दरबार में सीरिया का राजदूत डायमेकस आया था। इसके बाद एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। तो आपको बताना है कि इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का नाम याद रखिएगा, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद एक शब्द है जिसे किरोरी कहा जाता है। तो किरोरी आपको बताना है कि किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ये शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था शब्द किरोरी। क्वेश्चन इसे घुमा के भी पूछ सकता है कि शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा किरोरी। ठीक है, तो आप पूरा जो क्वेश्चन है उसको दोनों टाइप से पढ़िए, क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। तो वहाँ पे 33.1%, यानी कि जो किसान होते थे उनकी जितनी भी उपज होती थी उनका 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था अकबर के शासनकाल में। प्रतिशत में होगा ये 33.1%। फिर सिकंदर लोदी ने एक नया नगर जो कि है आगरा, इसकी स्थापना कब की थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। इसका बाद किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रजमनामा शीर्षक दिया गया था। एक कृति है, तो उसके जो फारसी अनुवादक थे उन्होंने उसको शीर्षक दिया था जिसका नाम है रजमनामा। तो आपको बताना है कि वो कृति कौन सी थी। ये कृति है महाभारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत को फारसी अनुवादकों द्वारा रजमनामा शीर्षक दिया गया था। फिर किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था। तो ये है बम्बई। ठीक है, बम्बई को 1661 में पुर्तगाल के द्वारा अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आपको बताना है कि ये पारित कब हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 15 जुलाई 1856 को। फिर किसने भारत के बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना है। तो ये हैं वेलेजली ने भारत के बैप्टिस्ट मिशनरियाँ हैं, इनकी जो गतिविधियाँ थी इनको विनाशक माना था। नेक्स्ट है, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका उल्लेख प्राप्त होता है बौधायन धर्मसूत्र से। बौधायन धर्मसूत्र इसका राइट आंसर है। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था रेडक्लिफ को। फिर सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी। तो ये घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट, ये एक पुस्तक आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई है। तो दादा भाई नौरोजी जी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में। फिर पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो ये वर्ष था 1940। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था
तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? उस समय राजेंद्र प्रसाद जी का नाम वहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। फिर भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? यह अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। फिर है मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा। ये कथन है, आपको बताना है कि कथन किसका था, ऐसा किसने कहा था? तो ये कथन था लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो लंदन में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था 12 नवंबर 1930 को। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनको पद से हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। फिर वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अधिकारी हैं जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण देखते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये है अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो यह है साइमन कमीशन। फिर जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो मंडल आयोग है एक्चुअली में 1979 में बनाया गया था और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जनजातियों के लिए मंडल आयोग बनाया गया था। तो ईयर भी याद रखिएगा, ईयर भी पूछ सकता है, 1979 में बनाया गया था। फिर पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 6 में। फिर किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 11। फिर भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है आयरलैंड के संविधान से। फिर स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर थे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष। फिर यहाँ पे देखिए भारत और विश्व भूगोल है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन, निहोल, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सब कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये बताना कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है ये 4096 किलोमीटर की है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो भारत की स्थलीय सीमा है ये 3323 किलोमीटर की है और नेपाल के साथ भारत की स्थलीय सीमा है 1751 किलोमीटर। तो ये चारों डेटा आपको याद रखने हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो उस स्थान को कहा जाता है नामचा बरवा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में प्रवेश करते समय यू टर्न लेती है। ये उस प्लेस का नाम है नामचा बरवा। फिर सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये तो ये है मेघालय में। फिर केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम में है कौन सी? केटू। फिर है अलमट्टी बांध, ये किस राज्य में है ये बताना है। तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार यानी कि थोरियम वॉल्ट मौजूद है? तो ये है केरल में। केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। फिर है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए?
तो ये होना चाहिए 33.3%। इसके बाद स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास। लैंटिक आवास का उदाहरण क्या आपको ये बताना है। तो लैंटिक आवास होते हैं तालाब और दलदल। फिर यहाँ पे है पर्यावरण और जैव विविधता। तो पहला क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। तो ये कहलाता है यूरोलिसिस। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पायरोलिसिस आपको लगेगा, लेकिन इसे यूरोलिसिस पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल के जो उत्पाद होते हैं, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें कहा क्या जाता है। तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स कहलाते हैं माइक्रोबीड्स। इसके बाद है क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बैड ओजोन। फिर है गुलाबी कबूतर यानी कि निजोनैस मैरी। निजोनैस मैरी ये कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति है। आपको बताना है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मॉरिशियस के मैस्करीन द्वीप में, मॉरिशियस के मैस्करीन आइलैंड पे। फिर पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ये पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक। आपको बताना है इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं रशेल कार्सन। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है। तो ये है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है। तो यह है 55 डेसिबल की लिमिट। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना में हुआ था। आपको बताना है कि लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1988 में। फिर है परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। परम्बिकुलम एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको बताना कि है कहाँ, ये है केरल में। नेक्स्ट है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो जो दामोदर नदी है ये जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है। फिर यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है वह किस रूप में जानी जाती है। तो उसे बैंक रेट यानी कि बैंक दर कहा जाता है। फिर है भारत में 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे। यहाँ पे 3 नोट हैं, 1000, 5000 और 10,000 का। बताना कि आज़ादी के बाद इसे दोबारा कब शुरू किया गया था। तो इसे शुरू किया गया था 1954 में। तो भारत में 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट हैं ये आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए थे। 5000 और 10,000 का जो नोट है ये बाद में 1978 में बंद कर दिया गया था। तो 5000 और 10,000 का तो हो गया। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में जो 1000 का नोट था इसे कब बंद किया गया था, यानी कि नोटबंदी कब हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति ने पहली बार LIC के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी। तो ये कमेटी थी मल्होत्रा कमेटी। फिर है प्रतिकारी शुल्क यानी कि एंटी एंड डंपिंग ड्यूटी, ये किस पर लगाया जाता है। तो ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। फिर है किस वर्ष भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों को संविधान के लिए प्रदान करता है जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेगा। तो ये वर्ष था 2008। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 14 जून 1995 में। फिर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य कब शुरू किया था। तो ये टाइम था 1975 का। फिर औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है। तो ये है IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त नियम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डॉक्टर RK हजारी समिति किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है औद्योगिक लाइसेंसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी। तो पहली औद्योगिक नीति भारत में पेश की गई थी 6 अप्रैल 1948 में।
फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पे? तो उसके न्यूक्लियस के जो चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इस पे डिपेंड करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार। फिर है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? तो निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट है, ऋणावेशित परमाणु यानी कि ऋणायान में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो यह है धमनी। मलेरिया का मुख्य कारण क्या है? तो मलेरिया का मुख्य कारण है प्रोटोजोआ। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है अग्न्याशय में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार होता है उसमें क्या होता है? तो जो भार होता है ये घट जाता है और जो मात्रा होती है ये अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्री पानी का घनत्व होता है ये साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इस कारण से नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। फिर यहाँ पे शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है, सफलता ही सफलता का आधार है, ये थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये प्रभाव के नियम की पुष्टि करता है। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मैस्लो। फिर है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो ये सूत्र दिया गया था विलियम स्टर्न द्वारा। फिर है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है गणित में। फिर है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किलपैट्रिक का। फिर है, हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक बोल्ट टेस्ट में कार्डों की सही संख्या कितनी थी? तो वहाँ पे 10 कार्ड थे। नेक्स्ट है, बोबोडॉल स्टडीज़, ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसे प्रयोग किया था अल्बर्ट बांडूरा ने। फिर है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये प्रभाव के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये कथन है वुडबर्थ का। फिर है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो यह है प्रभाव का नियम। फिर यहाँ पे संप्रेषण संचार है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। फिर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे द्विक संप्रेषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन हैं? तो ये हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और इसके साथ ही निर्णय लेने को सहज बनाना। तो ये प्रमुख प्रकार हैं किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के। फिर आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ कौन सा है? तो ये है समकालिक। फिर है, जन प्रवाद यानी कि ग्रेप वाइन संप्रेषण की विशेषता क्या है? समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूपों से प्रयुक्त, ये विशेषता है जनप्रवाद संप्रेषण की। फिर है, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसे रंग विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूसरों के साथ प्रभावी संवेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहा जाता है। फिर है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो प्रतिपुष्टि है ये कभी कभी गैर इरादतन होती है। नेक्स्ट है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। इसके बाद है खेल कूद। तो सबसे पहले यहाँ पे है डीसीएम ट्रॉफी। आपको बताने की डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से संबंधित। फिर सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? तो यह है लिएंडर पेस। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? ये थी मेरी लीला रो।
फिर है नेटवेस्ट ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? ये थे CK नायडू। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम। फिर ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है बनाना किक, एक शब्द है, आपको बताना है किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद है बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। फिर है कृषि, तो यहाँ पे पत्ता गोभी यानी कि कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये इसे कहा जाता है वानस्पतिक कालिका, जिस भाग को हम खाते हैं। इसके बाद है मटर में माश रोग का कारण क्या है? तो ये है मैग्नीज की कमी से होता है। जो माश रोग है, माश रोग, ये मटर में मैग्नीज की कमी के कारण होता है। फिर है बोनी यानी कि बोनी स्पीसीज़ किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की प्रजाति है ये बोनी स्पीसीज़। फिर है धान का प्रसिद्ध रोग है जिसे खैरा कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जस्ता की कमी। फिर है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं का काला टिक रोग यानी कि ब्लैक टिक डिसीज़ किसके कारण होता है? तो ये फफूंदी के कारण होता है। इसके बाद है किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न यानी कि मैन मेड सीरियल कहा जाता है? तो ये है ट्रिटिकेल्स। फिर है दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो ये है लेग हीमोग्लोबिन। फिर है अम्लीन मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो ये है जिप्सम। इसके बाद है सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर यानी कि CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? तो ये है राजमुंदरी में। यहाँ पे आगे है कंप्यूटर ज्ञान, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग कहाँ किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है सारी जो वर्कशीट होती हैं उनको एक साथ व्यवस्थित करने के लिए। फिर है MS एक्सेल में WT क्या होता है? तो ये होता है वर्कशीट टाइटल कमांड। फिर एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट की क्या है? यानी कि कौन सी शॉर्टकट की से हम पूरी वर्कशीट एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं? तो ये होता है Ctrl+A। फिर है MS एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये है Ctrl+Shift+#। फिर एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वो फार्मूला कौन सा है? वो है एरे फार्मूला। फिर एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट में प्रयोग किससे किया जाता है? तो इसे कहा जाता है इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। इसका उपयोग करके जो एक्सेल की हमारी वर्कशीट हैं और चार्ट हैं, इनको HTML डॉक्यूमेंट में प्रयोग किया जाता है। फिर है MS एक्सेल फाइल में कंट्रोल के साथ फंक्शन कुंजी यानी कि जो फंक्शन की है, तो इनको दबाने से एक्सेल पावर पॉइंट दोनों में से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित होता है? तो ये होता है फाइंड मेनू। इसके बाद MS एक्सेल फाइल में F11 फंक्शन की 11, तो इस बटन से होता क्या है? तो इस बटन से यहाँ पे चार्ट का मेनू खुलता है। नेक्स्ट है कौन सी युक्तियाँ मानव को समझने योग्य डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत करने के स्वरूप में परिवर्तित करती हैं? तो इन्हें इनपुट कहा जाता है। फिर टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये 3rd जनरेशन यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। इसके बाद यहाँ पे कुछ विविध क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? तो ये केरल के गुरुवायूर में स्थित गुरुवायूर मंदिर में की जाती है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में होता है। इसके बाद है यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? तो ये कर्नाटक में प्रमुख है। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। फिर अ नेशन इन द मेकिंग, ये एक पुस्तक है नेशन इन द मेकिंग। आपको बताना है कि ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। फिर है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आलू के चिप्स के पैकेट को फ्लश करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आता है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना कब से ये प्रदान किया जा रहा है, तो ये 1965 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की स्थापना की गई थी 1936 में। इसके बाद यहाँ पे कुछ करंट इवेंट्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय दिए हुए हैं। पहला है भारत की किस विकलांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, इन्होंने हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में निशानेबाजी में, महिला निशानेबाजी में भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। सबसे पहले ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है ये हो कहाँ पे रहा था, ये फ्रांस में हो रहा था। तो यहाँ पे अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल SH1 और R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2021 में अगस्त में चीन में हुए थे पैरालंपिक्स, वहाँ पर भी स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 5 जून 2022 को हॉकी की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है, तो अभी एक हॉकी का शॉर्टर वर्जन लॉन्च किया गया था। जिस तरह से क्रिकेट में वनडे के बाद 2020 लॉन्च किया गया था, इसी तरह हॉकी में शॉर्टर वर्जन हॉकी 5S चैम्पियनशिप शुरू की गई थी और ये सबसे पहला एडिशन था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैम्पियनशिप को भारत ने जीत लिया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पोलैंड की टीम को 6-4 से हरा के इस चैम्पियनशिप को जीता है। ये जो चैम्पियनशिप है ये स्विट्ज़रलैंड में आयोजित की गई थी। इसके बाद है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आपको बताना कि इसका उद्घाटन किया कहाँ गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। भोपाल जो है ये अहमदाबाद में है। तो इन स्पेस की स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत की गई है, जिसके द्वारा सरकार एवं निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित एवं नियमन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है भोपाल अहमदाबाद में। फिर अब भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए अभी हाल ही में जारी की गई है, तो ये जानवरों के लिए कोविड की वैक्सीन है और पूरी तरह से स्वदेशी है और ऐसी ये भारत की पहली वैक्सीन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही किस महिला क्रिकेटर ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अवकाश लेने की घोषणा की, यानी कि इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये हैं भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज। इसके अलावा इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। इसकी थीम आपको याद रखना है, ठीक है, थीम भी याद रखिए। इसका थीम था बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है केरल के किस पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, तो ये है एनउरू। एनउरू इसका नाम आपको याद रखना है। इसका था भारत में कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन की बूस्टर डोज के रूप में मान्यता 4 जून 2022 को प्रदान की गई है, तो ये है कॉर्बेवैक्स। फिर है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRI का 7 जून 2022 को कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपको याद रखना है। फिर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है पणजी, गोवा में। किसने किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर अब भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए किस योजना की घोषणा की है, तो ये योजना है अग्निपथ। तो अग्निपथ योजना में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवकों को 4 वर्ष का रोजगार दिया जाएगा, जिसमें से 25% को 4 वर्ष के बाद स्थायी सेवा में लिया जाएगा। इसके अलावा जो बचेंगे 75% इनको बाहर कर दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था इसका, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। आपको इसका नाम याद रखना है, अग्निपथ योजना। फिर अब भारत के किस जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी ने 14 जून 2022 को अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है,
तो नो डाउट इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, ये हैं ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा। फिर है जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सबसे ऊपर रहा है हरियाणा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात हो रही है, सबसे ऊपर रहा है हरियाणा। और ये खेल आयोजित कहाँ हुए थे? ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुए थे। चौथे खेलो इंडिया गेम्स थे, ये भी याद रखना है। तो हरियाणा ने यहाँ पे 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक मिला के टोटल 137 पदक जीते हैं और पहले नंबर पर रहा है। दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक रहा है। फिर है 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये महाबलीपुरम में आयोजित किया गया था। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में और पहली बार ये भारत में आयोजित की गई है, भारत के महाबलीपुरम में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन 14 जून 2022 को चलाई गई थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई आपको ये बताना है। तो ये कोयम्बटूर से साईनगर जो कि शिरडी है वहाँ तक प्रारंभ की गई है। इसका देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन। तो सबसे पहले हॉलीवुड की किस अभिनेत्री ने यहाँ पे MTV मूवी एंड टेलीविज़न अवार्ड्स में जनरेशन अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये है जेनिफर लोपेज। इन्होंने फरवरी 2022 में एक मूवी आई थी मैरी मी, तो इस फिल्म में इन्होंने रोल निभाया था और इन्हीं के लिए ये अवार्ड में नामित की गई थी। इसके बाद फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में किस महिला एवं पुरुष खिलाड़ी ने क्रमशः एकल प्रतियोगिता जीती है? तो अभी फ्रांस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन जो कि आपको पता है टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन यानी कि रोलैंड गैरोस भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कौन से होते हैं? US ओपन और विंबलडन। तो ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के साल में। तो अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ 2022 का और आपको बताना है कि पुरुषों और महिला में किसने किसने एकल खिताब जीते हैं। तो पुरुषों में जीते हैं राफेल नडाल और महिलाओं में जीती हैं ईगा स्विएटेक। एक बार फिर से सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं में जीती हैं ईगा स्विएटेक और पुरुषों में जीते हैं राफेल नडाल। जो ईगा स्विएटेक हैं ये पोलैंड की हैं और जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन के हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कौन सी पैसेंजर ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से विधिवत चलना प्रारंभ हुई है? तो ये है मिताली एक्सप्रेस, नाम याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुई जून में। आपको बताना है कि मीटिंग हुई कहाँ थी? तो ये थी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। फिर है मैक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह में किस हरिकेन यानी कि चक्रवात ने जान माल का नुकसान किया था? तो इस चक्रवात का नाम था अगाथा। नेक्स्ट है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शासन विधि की कौन सी जुबली अभी हाल ही में जून में मनाई गई है? तो ये प्लैटिनम जुबली मनाई गई है। यहाँ पे शासनकाल के 70 वर्ष पूरे हो गए एलिजाबेथ द्वितीय के। फिर इंटरपोल की जनरल असेंबली की अभी हाल ही में 90वीं बैठक यानी कि 90th बैठक होने वाली है अक्टूबर 2022 में। तो ये बताना है कि ये बैठक होगी कहाँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो बैठक है ये भारत में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। इसके पहले जो पिछली असेंबली बैठक हुई थी ये तुर्की के इस्तांबुल में हुई थी और अब भारत के दिल्ली में होगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में जून में हुई और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी ये बताना है। तो ये पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित हुई थी। फिर यहाँ पे स्पेशल आसियान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग यानी कि SAFMM का आयोजन हुआ था अभी हाल ही में जून में और ये आयोजन हुआ कहाँ था ये बताना आपको। तो ये हुआ था भारत में। तो ये जो सम्मेलन है भारत और आसियान डायलॉग की 30वीं वर्षगांठ एवं भारत की आसियान के साथ रणनीतिक भागीदारी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा गया था और इसे भारत में अभी हाल ही में संपन्न हुई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2022 का वर्ष है ये आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है और भारत से रिलेटेड है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट ही है। है भारत द्वारा किस देश में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र प्राचीन अवशेषों को प्रदर्शन के लिए 2022 में ले जाया गया था जून में? तो ये देश था मंगोलिया में
जो भारतीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भारत से भगवान गौतम बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेषों को वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा था, तो वहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए ले जाया गया था। कहाँ पे? मंगोलिया में। मेरा भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा ने 12 जून 2022 को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो ये थी नॉर्वे चेस ग्रुप ए। फिर है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? प्रस्तावित क्या, अब तो ये लगभग पूरे ही होने वाले हैं। तो ये जो खेल हैं ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक प्रस्तावित है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस फ्रांस में पेरिस में किस नाम से 15 से 18 जून 2022 तक आयोजित की गई थी? तो इसका नाम दिया गया था विवा टेक। विवा टेक जो थी ये यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जो कि फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई थी। किस नाम से? विवा टेक। फिर है G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को किस राष्ट्र में संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में संपन्न हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के नए सत्र के कौन प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं? तो अभी हाल ही में हंगरी के कासावा कोरोसी इनको 7 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को सितंबर 2022 से जो प्रारंभ होगा UNGA का 77वां यानी 77th सेशन, तो उसके प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया है। कासावा कोरोसी कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। कौन से सेशन के होंगे? 77th सेशन के होंगे UNGA के ये प्रेसिडेंट। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए और तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको इस अंक की यानी अगस्त 2022 की PDF चाहिए या और भी किसी मंथ की PDF चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण की, या फिर दूसरे भी मैगज़ीन हैं, न्यूज़पेपर हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ एक ही प्लेस पे इजीली अवेलेबल है, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।